Yes, good afternoon, everyone. ऑनलाइन वालों गुड आफ्टरनून. आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल. हम लोगों ने कल इनकम टैक्स पढ़ना स्टार्ट किया था और सेक्शन 1 हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था. सेक्शन 1 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक्ट का नाम क्या रहेगा, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961. फिर ये एप्लीकेबल क्या होगा, होल ऑफ इंडिया पे. और ये कब से लगना चालू हुआ था, 1 अप्रैल 1962 से. एंड ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है. इंडिया क्या होता है ये भी हमने कल देख लिया था. इंडिया की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 25A के अंदर. इंडिया का मतलब होता है टेरिटोरियल वाटर. सबसे फर्स्ट लैंड मासेस ऑफ इंडिया, ऊपर भी इंडिया और नीचे भी इंडिया. टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एंड उसके ऊपर भी इंडिया, उसके नीचे उसको सी बेड कहते हैं. अगर उसके नीचे बिलो मतलब क्या हो गया, सी बेड. सी बेड भी इंडिया रहेगा. फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो भी क्या होता है, इंडिया. उसके ऊपर भी इंडिया, उसके नीचे भी इंडिया. ये हमने कल डिस्कस किया था. अब है ना, आगे बढ़ते हैं. और देखो, सेक्शन 2 बता नहीं सकते क्योंकि वो डेफिनेशन का सेक्शन है, जब जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे. सेक्शन 3 भी कल मैंने आपको कहा था कि वो किसका सेक्शन है, डेफिनेशन का सेक्शन है. तो हमें क्या करना है, सेक्शन आज हमें देखना है, दैट इज सेक्शन नंबर 4. तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, सेक्शन नंबर 4, चार्जिंग सेक्शन. सेक्शन नंबर 4, चार्जिंग सेक्शन. सेक्शन नंबर 4 इज चार्जिंग सेक्शन. एंड दोस्तों देखा जाए तो ये सेक्शन नंबर 4 ही आपका चैप्टर नंबर 1 है. मतलब चैप्टर नंबर 1 जो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स है ना, उसमें हमको सारी बातें आपको ये जो सेक्शन 4 की वही मिलेगी. इसका नाम है चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन का मतलब ये है कि अगर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा, नहीं तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं टैक्स पे कर रहा हूं लेकिन आप लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं. ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि सेक्शन 4 की कुछ एक कंडीशन है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही है, बट मेरे ऊपर वो सारी कंडीशंस क्या हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है. तो ही मेरे को क्या पे करना पड़ रहा है, इनकम टैक्स पे कर. पहले समझना और फिर लिखना. इस सेक्शन को मैं तोड़ देता हूं पहले से. सेक्शन नंबर 4 ने कहा कि इनकम टैक्स लगने के लिए सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए. इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है, किसी पर्सन पे लगता है. पर्सन का मतलब क्या होता है, इसकी डिफाइन किया गया है. क्या कंपनी एक पर्सन है, क्या पार्टनरशिप फर्म एक पर्सन है, क्या इंडिविजुअल एक पर्सन है, इसको क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. पर्सन होना चाहिए. अच्छा, आप एक पर्सन हो, मैं एक पर्सन हूं, ठीक है, एक कंडीशन तो हमने फुलफिल करी. पर्सन की इनकम होना चाहिए. क्या होना चाहिए, इनकम. तो मैं पर्सन भी हूं और मेरी इनकम भी है, इसलिए मुझे शायद क्या देना पड़ सकता है, इनकम टैक्स देना पड़ सकता है. आप लोग कहां बाहर हो गए, अभी आप लोगों की इनकम होगी तो शायद आपको क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा. पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए. वो इनकम कहाँ होना चाहिए बताएं, प्रीवियस ईयर में. वो इनकम कहाँ होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर में. पर्सन क्या होता है, इनकम क्या होती है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए. फिर इनकम आपके स्कोप में आनी चाहिए. इनकम आपके स्कोप में आनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेटली की बात करें या क्रिस गेल की बात करें, ये लोग आईपीएल के टाइम पे आते हैं, वो लोग भी एक पर्सन है. वेस्ट इंडीज में उनका, क्रिस गेल का अपना काफी अर्निंग है. वो इंडिया में आईपीएल खेलने आते हैं और यहाँ पर कुछ अर्न करके जाते हैं. आप मुझे बताइए, क्रिस गेल से सिर्फ इंडिया वाली इनकम पे टैक्स ले कि उसकी पूरी इनकम पे टैक्स ले, इंडिया वाली. वो तो बोलेगा हम फिर मैं इंडिया ही क्यों हूं, अगर कल कल से मैं अगर मैं इंडिया खेलने आईपीएल खेलने आऊंगा, तुम तो मेरे को पूरी इनकम के ऊपर टैक्स लोगे. हम वेस्ट इंडीज में रहते हैं, वेस्ट इंडीज वाले ऑलरेडी टैक्स ले रहे, तो मैं क्या हर जगह टैक्स ही देते रहूंगा. हर एक इंसान की इनकम का क्या होता है, स्कोप होता है. जैसे मैं एक रेसिडेंट हूं, आप एक रेसिडेंट है, विराट कोहली एक रेसिडेंट है.
भाई विराट कोहली रेसिडेंट है, रेसिडेंट से सारी इनकम पे क्या ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं। हमारे लिए तो कुछ भी रूल गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन नॉन रेसिडेंट से सारी इनकम पे टैक्स नहीं ले सकते। तो किस पर्सन का क्या स्कोप होता है, रेसिडेंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है, किसका क्या स्कोप होता है, ये सारा हम देखेंगे। तो पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जो क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है, जिसके ऊपर सरकार क्या नहीं लेती, टैक्स नहीं लेती। तो वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो भैया प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। और वो जो टैक्स लेंगे वो असेसमेंट ईयर में लेंगे। जो टैक्स लेंगे वो कहां लेंगे, ए वाई असेसमेंट ईयर। प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स ले लिया जाएगा और ले कब लिया जाएगा, असेसमेंट ईयर में। इतनी सारी बातें किसने कही है, सेक्शन नंबर 4 ने। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, सेक्शन नंबर 4 ने क्या कहा, पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो भैया प्रिस्क्राइब रेट से क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। और टैक्स कब लेंगे, ठीक है। अब हमें एक एक वर्ड को समझना है। अब पर्सन क्या होता है, पर्सन क्या होता है, ये डिफाइंड है। ये डिफाइंड है दोस्तों 2 क्लॉज 31 के अंदर। कहाँ डिफाइंड है, 2 क्लॉज 30। सर सेक्शन हम याद रखें क्या, देखो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे वो तो याद रखने के लिए मैं बोल ही दूंगा कि आपको याद रखना है। बाकी जितना हम मैक्सिमम हो पाए ट्राई करेंगे कि हमको याद रहे। इनकम क्या होती है, इनकम क्या होती है, इनकम को भी डिफाइन किया गया है। इनकम को डिफाइन किया गया है 2 क्लॉज 24 के अंदर। तो मैंने आपको अभी कहा था कि जो भी डेफिनेशन है वो हमें कहाँ मिलेगी, सेक्शन 2 के अंदर मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्या होता है, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, लोग प्रीवियस ईयर का मतलब समझते पिछला साल। मे बी यहाँ पर उसका ये मतलब ना हो, उसका कुछ और मतलब हो। प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये डिफाइंड है सेक्शन 3 के अंदर। तो मैंने कहा था 2 सेक्शन किसके है, डेफिनेशन के। तो वो चीज यहाँ पर है। स्कोप, व्हाट इज स्कोप, इस पर्सन को कौन सी इनकम पे टैक्स देना है। वो जो स्कोप है ना, वो सेक्शन 5 में गिवन है। कहाँ गिवन है, सेक्शन 5 में। और कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है, ये गिवन है सेक्शन 10 के अंदर। ये किस में गिवन है, सेक्शन 10। और प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लिया जाएगा दोस्तों, टैक्स लिया जाएगा। तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया कि टैक्स रेट कहाँ गिवन होती है, फाइनेंस एक्ट के अंदर गिवन होती है। फाइनेंस एक्ट का एक शेड्यूल है, शेड्यूल के अंदर क्या है, पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। फिर बताऊंगा, यहां पर आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रिस्क्राइब रेट कहाँ गिवन होती है, फाइनेंस एक्ट के अंदर। और असेसमेंट ईयर क्या होता है, व्हाट इज असेसमेंट ईयर। मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, एक बताया था असेसमेंट, चेकिंग करने को असेसमेंट कहते हैं, जो चेकिंग कर रहा है उसको असेसिंग ऑफिसर कहते हैं, जिस चेकिंग हो रही है उसको क्या कहते हैं, असेसी कहते हैं। तो ये असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये 2 क्लॉज 9 में गिवन है, और ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 इतना डिटेल में नहीं है एक्चुअली, जो 5 है और 10 है इसको सेपरेट चैप्टर में डाल दिया गया है। तो आपको जो ये सेक्शन 5 मिलेगा ये कहाँ पर मिलेगा, आपके सेकंड चैप्टर में। और आपको जो ये एग्जम्प्ट इनकम मिलेगी ये एक अलग चैप्टर में मिलेगी। मॉड्यूल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, किसके रेस्पेक्ट में बात करता हूँ, मॉड्यूल के रेस्पेक्ट में, कि आपको अलग अलग चैप्टर में मिलेगी। बट इस बार एक्चुअली मैंने नया मॉड्यूल देखा, उन्होंने क्या किया, एग्जम्प्ट इनकम जो है ना वो चैप्टर हटा दिया और वो एग्जम्प्ट इनकम को कहीं और मिक्स कर दिया। तो वो हम समझेंगे, बट हम उसको अलग सेपरेट चैप्टर कर कर भी पढ़ सकते हैं। हटाया तो है लेकिन कहीं कहीं चैप्टर में क्या कर दिया, उसको कहीं और थोड़ा 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 करके मिक्स कर दिया। पहले एक जगह क्या दे रखा था, अलग से दे रखा था। ओके, सो सर बीच के सेक्शंस कहाँ चले गए, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9। तो देखो जब हम 5 पढ़ेंगे ना, 5 तो 5 पढ़ते टाइम हमें 6, 7, 8, 9 का यूज करना पड़ेगा। तो वो सारी बातें हम कहाँ पर करेंगे, 5 के साथ। और 5 के बाद क्या 9 के बाद क्या चालू हो जाएगा आपका 10। तो सेक्शन 1 तो आपको पता ही चल गया, सेक्शन 2 डेफिनेशन का है, सेक्शन 3 यहाँ पर है ही सही, सेक्शन 4 हम ये देख ही रहे, और उसके बाद सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9 करके 10 ये आपका बेसिक को कवर करता है। चलिए अब एक एक करके शब्द को समझना स्टार्ट करते हैं कि पर्सन क्या होता है। पर्सन की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, तो पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है 2 क्लॉज 31 के अंदर।
तो पर्सन की डेफिनेशन के लिए उन्होंने कहा, अच्छा ये लिख ले एक सेकेंड, ठीक है फर्स्ट लिख लो, है ना, फटाफट लिख लीजिए। सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग सेक्शन। पर्सन, पर्सन की इनकम, वो इनकम प्रीवियस ईयर में, वो इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, तो प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स लेंगे, और टैक्स कब लेंगे, असेसमेंट ईयर में। यू विल गेट नोट्स बेटा, नोट्स में आपको पूरा प्रॉपर वहां लिखा हुआ मिलेगा, बट हम कॉपी मेंटेन कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट में यहाँ पर मैंने लिखवाया है। आप मॉड्यूल भी अपना रेफर कर सकते हैं। मॉड्यूल की चिंता आप बिल्कुल मत करिएगा, मॉड्यूल में जो जो बातें होगी वो आपकी कॉपी में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। हो गया, लिखा आपने बेटा? सेक्शन 10 एग्जाम वाला जो है वो कहाँ पर है, सेक्शन 10 में है। और असेसमेंट ईयर बेटा सेक्शन 10 में नहीं है, असेसमेंट ईयर कहाँ पर है, 2 क्लॉज 9 में। असेसमेंट ईयर 2 क्लॉज 9 में। अब पर्सन को समझते हैं, और इनने क्या है, अच्छा आप लोग क्या समझते हैं पर्सन का मतलब? पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूसिव है ना? आप लोग पर्सन का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय पर्सन? इंसान, इंसान एक पर्सन मतलब इंसान से टैक्स लिया जाएगा, तो क्या कंपनी से टैक्स लिया जाएगा? क्यों? अच्छा कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर, क्या पार्टनरशिप फर्म से टैक्स लिया जाएगा? हाँ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ना तो वो नेचुरल पर्सन है, ना ही आर्टिफिशियल पर्सन है। प्रिस्क्राइब रेट जो है बेटा कहां दिए गए हैं, फाइनेंस एक्ट, बजट में, है ना, बजट में। सो मतलब कंफ्यूजन हो गया ना आप लोगों को कि हाँ आपको इतना तो पता है कि कंपनी इज अ पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या एचयूएफ को टैक्स देना पड़ेगा? क्या एचयूएफ पर्सन है तो भी टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि हो सकता है पर्सन की डेफिनेशन में उनको क्या कर लिया गया हो, इंक्लूड। देखो जनरली है ना, जब जब भी क्या होता है कि हम कोई डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेशन में कोई आपने देखा होगा ऐसा लिखा हुआ होता है, पर्सन मीन्स, कहीं लिखा होता है पर्सन इंक्लूड्स। Do you know what is the difference between means and includes? अगर मैं बोलूं पर्सन मीन्स, मीन्स कुछ और ऐड नहीं कर सकते, है ना, कुछ और उसको ऐड नहीं कर सकते, और मैं कहूं कि पर्सन इंक्लूड्स, तो उसमें है ना आप अपना पहले कॉमन सेंस यूज कर लीजिए। कॉमन सेंस यूज करने के बाद अगर आपको कुछ चीज में कंफ्यूजन है कि वो पर्सन है या नहीं है, तो फिर क्या कर लीजिए, डेफिनेशन रेफर कर लीजिए। मतलब वहां पे कॉमन सेंस तो काम में आएगा ही सही, साथ में क्या काम आएगा आपका, जो डेफिनेशन दी गई है वो। सो कॉमन सेंस में लोग यही समझते हैं, एक्चुअली कॉमन सेंस में यही समझते हैं कि कंपनी इज अ पर्सन एंड इंडिविजुअल इज अ पर्सन। बट पार्टनरशिप के बारे में देखो किसी ने नो कहा था, क्योंकि उनके उनको ये लग रहा था कि भैया उनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। एचयूएफ का भी एक तरीके से देखा जाए तो कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो फिर क्या है, वो पर्सन है या नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर्सन है या नहीं है, ट्रस्ट पर्सन है या नहीं है, क्या ट्रस्ट को टैक्स देना है या नहीं देना है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपके मन में आ जाएगा कि साहब कोऑपरेटिव सोसाइटी तो क्या है, अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करती है, उससे तो क्या नहीं देना चाहिए, टैक्स नहीं देना चाहिए। सो कॉमन सेंस थोड़ा सा अनकॉमन होता है, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग उतना ज्यादा सोच नहीं पाते। तो उन इनकम टैक्स ने काफी अच्छी डेफिनेशन दी है, इंक्लूसिव कर लिया, कॉमन सेंस यूज कर लेना, कॉमन सेंस यूज ना कर पाओ तो हमारी आके डेफिनेशन देख लीजिए। उन्होंने कहा है पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, पर्सन इंक्लूड्स, यस, इंडिविजुअल। आप जिनको पर्सन मानते बेटा उनको तो मान लीजिए, इनको भी मान लीजिए, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर्सन है। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल,
आप, मैं, तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब हो गया नेचुरल पर्सन। इंडिविजुअल्स आर दी पर्सन्स, मेजर हो, माइनर हो, साउंड हो, अनसाउंड हो, डज नॉट मैटर। इंडिविजुअल इज इंडिविजुअल, वो एक पर्सन है। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, वहां पर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, शायद वॉइड होता है। अनसाउंड माइंड वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉइड एब इनिशियो। हमारे इनकम टैक्स वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, तू साउंड माइंड हो, अनसाउंड हो, तू माइनर हो, तू मेजर हो, तू इंडिविजुअल है, और तेरे से क्या लिया जाएगा, टैक्स। सर तो अनसाउंड माइंड वालों को कैसे टैक्स लिया जाएगा, वो आप टेंशन मत करिए। अनसाउंड माइंड वालों का कोई केयर टेकर होगा, उस केयर टेकर से क्या कर लेंगे, हम टैक्स ले लेंगे। माइनर है तो उसके फादर होंगे या मदर होंगे, उससे क्या ले लिया जाएगा, उसकी इनकम पर टैक्स लिया जाएगा, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये सब एक पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे, इंडिविजुअल। नेक्स्ट जो पर्सन है वो है एचयूएफ। एचयूएफ इज अ पर्सन। व्हाट इज एचयूएफ? आपने पढ़ा है एचयूएफ के बारे में कुछ? वो पार्टनर्स करता है ना, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अभी बस पहले लिख लेते हैं कि भैया एचयूएफ क्या है, एक पर्सन है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, थर्ड कैटेगरी ऑफ पर्सन इज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को भी हम पर्सन मानते हैं बेटा। हम मतलब ऐसा बोल दो पार्टनरशिप फर्म पर्सन, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में कंपनी बनना बंद हो जाएगी। सब लोग पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे और बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे और कोई टैक्स नहीं पे करेगा। पार्टनरशिप फर्म इज ऑल्सो अ पर्सन। एंड आपको एलएलपी के बारे में, एलएलपी का नाम सुना है आपने? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के जैसे होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप के जैसे होते हैं। हमारे इनकम टैक्स में पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर एलएलपी इंक्लूडेड है। एलएलपी इज नॉट अ सेपरेट पर्सन, एलएलपी इज इंक्लूडेड इन दी पार्टनरशिप। इसका मतलब भी हुआ कि जो भी प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई होंगे, पार्टनरशिप फर्म पे अप्लाई होंगे। सेम प्रोविजन किस पे अप्लाई होंगे, एलएलपी पे। अगर मैं बोलूं ये प्रोविजन पार्टनरशिप पे अप्लाई है तो उसको एलएलपी पे भी मानना। अगर मैं कहीं बोल दूं कि ये सिर्फ पार्टनरशिप पे है, एलएलपी पे नहीं है, तभी आपको ये याद रखना है कि ये एलएलपी पे नहीं है। नेक्स्ट इस कंपनी। कंपनी इज अ पर्सन। कंपनी को भी एक पर्सन माना गया है। द नेक्स्ट इज एओपी बीओआई। आपने इनकम टैक्स लाइफ में पहली पहली बार ही पढ़ रहे हो, है ना? बीकॉम एकॉम में तो अभी पढ़ा नहीं होगा किसी ने। एओपी बीओआई, एओपी 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 इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। देन नेक्स्ट पर्सन इज ला, यानी ला मतलब लोकल अथॉरिटी, पा, पा मतलब पंचायत, और का कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंट बोर्ड, कैंट बोर्ड। ला मतलब लोकल अथॉरिटी, जैसे इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी। पंचायत मतलब ग्राम पंचायत जो होती है, जिसका हेड कौन होता है, सरपंच होता है। और तीसरा है कैंट बोर्ड। कहीं कहीं क्या होता है, छावनी होती है, जैसे हमारे इंदौर में पास में एक एरिया है महू, वहां पे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर कहते हैं उसको। आगरा कैंट कहते हैं, अंबाला कैंट कहते हैं, आपने सुना होगा। वहां पर उस एरिया को कौन गवर्न करता है, आर्मी वाले गवर्न करते हैं। तो इनको भी पर्सन मान लिया, लोकल अथॉरिटी को भी पर्सन माना। यस, लोकल अथॉरिटी इज अ पर्सन, पंचायत इज अ पर्सन। अगर ये कुछ कमाई करेंगे तो इनको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अ पर्सन। सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ कमाता है तो उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ कमाता है तो उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लोकल अथॉरिटी कुछ कमा रही है, सी, नाइंसाफी है।
दो मतलब एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद को भी हटा दिया, स्टेट गवर्नमेंट को भी हटा दिया, लेकिन हम जो छोटा बच्चा है लोकल अथॉरिटी उनका, उसके ऊपर थोड़ा बर्डन डाल दिया कि आप क्या करोगे, कुछ कमाओगे तो शायद क्या देना पड़ जाएगा आपको, टैक्स। देखिए टेंशन वाली बात नहीं है। लोकल अथॉरिटी की मैक्सिमम इनकम सरकार ने एग्जम्प्ट कर दी है। लोकल अथॉरिटी की मैक्सिमम इनकम क्या कर दी गई है, एग्जाम। अभी पढ़ा ना, पर्सन होना चाहिए, उसकी इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए, वो इनकम एग्जाम नहीं होना। लोकल अथॉरिटी इज अ पर्सन, बट उसकी मैक्सिमम इनकम क्या कर दी जाती है, एग्जम्प्ट कर दी जाती है सेक्शन 10 के अंदर जाकर। पंचायत की भी मैक्सिमम इनकम क्या कर देते हैं, एग्जम्प्ट कर देते हैं। लोकल अथॉरिटी, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड स्टिल एक पर्सन है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक पर्सन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सन नहीं होने का मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं लगता। जैसे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट किसका है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। रेलवे डिपार्टमेंट किसका है, नहीं टैक्स लगता, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। टेलीकॉम डिपार्टमेंट किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। आबकारी विभाग, अल्कोहल डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, उसके ऊपर क्या नहीं लगता, टैक्स। सर टेलीकॉम डिपार्टमेंट की कमाई होती है क्या, होती है। ये एयरटेल को, जियो को लाइसेंस क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, उसके ऊपर इनकी क्या होती है, अर्निंग होती है, उनको टैक्स नहीं देना। रेलवे से सरकार की अर्निंग होती है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी होता है, डोंट नो, आई हैव नॉट सीन दी बैलेंस शीट रेलवे का क्या चल रहा है। बट अगर कमाई होगी तो टैक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर क्या नहीं लगता दोस्तों, टैक्स नहीं लगता। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के ऊपर क्या नहीं लगता, टैक्स। भी मुझे बताएगा क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो गवर्नमेंट का खुद का है। आप सोचो, एक एक बॉक्स से, ये एक बॉक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये भी गवर्नमेंट का, और रेलवे डिपार्टमेंट ये भी किसका, गवर्नमेंट का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पैसा भी किसके पास आने वाला है, गवर्नमेंट के पास, और ये वाला पैसा भी किसके पास आने वाला है, गवर्नमेंट के पास। तो भैया क्या मतलब खुद से टैक्स लेने का, इसलिए वो खुद से क्या नहीं लेते, टैक्स। लेकिन एक बात याद रखना, जब आपको निखिल सर जीएसटी पढ़ाएंगे ना, वहां पर आपको पर्सन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर आल्सो कंसिडर्ड एज पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी लगेगा, उनको क्या माना गया है, एक पर्सन। रेलवे टिकट जब आप बुक करोगे ना, रेलवे टिकट बुक करते टाइम जब आप थर्ड एसी का टिकट भी या एसी के टिकट बुक करोगे तो उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। पोस्ट ऑफिस आप स्पीड पोस्ट करोगे ना, तो स्पीड पोस्ट के चार्जेस पे क्या लगेगा, जीएसटी। मतलब वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक पर्सन है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पर्सन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन है, लोकल अथॉरिटी, पंचायत और कैंट बोर्ड। एंड नेक्स्ट इज any artificial AJP, any artificial jurisdictional person, in artificial jurisdictional person not covered above, artificial jurisdictional person not covered above। ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो ऊपर नहीं आया है वो यहां आ जाएगा, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि देखो नेचुरल पर्सन तो आ ही गए, अब आर्टिफिशियल पर्सन ऊपर आ गए तो ठीक है, और नहीं आए तो कहां पर आ जाएंगे, यहां पर। ये है एक्चुअल डेफिनेशन किसकी, पर्सन की। पर्सन की डेफिनेशन में उन्होंने कहा पर्सन इंक्लूड्स पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, पंचायत, कैन बोर्ड। हमको यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नॉट अ पर्सन, वो पर्सन ही नहीं है। वो पर्सन ही नहीं है। अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चन, हम कुछ इसको और डिस्कस करेंगे, आपके मन में भी बहुत सारे डाउट होंगे, वो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं नहीं आया, ट्रस्ट लिखा हुआ नहीं आया, अभी सारी बातें होगी ना, एक एक करके हम डिस्कस करते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंपनी, कंपनी के बारे में चालू करते हैं। व्हाट इज कंपनी, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। कंपनी मींस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। हाँ बिल्कुल, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अगर यही डेफिनेशन इनकम टैक्स में इनकॉर्पोरेट कर लेते ना,
तो दोस्तों प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? क्योंकि फिर क्या फॉरेन कंपनी टैक्स नहीं देती? आपके हिसाब से तो जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है वही क्या है, कंपनी है। लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से वो डेफिनेशन काम की नहीं है। कंपनी का मतलब है इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनीज तो होगी ही सही, साथ में कौन सी कंपनी होगी? फॉरेन कंपनी कंपनी भी होगी। इंडियन कंपनी भी कंपनी है, फॉरेन कंपनी भी कंपनी है। तो कौन कौन सी कंपनीज को टैक्स देना पड़ता है? तो इंडियन कंपनीज को भी टैक्स देना पड़ता है, फॉरेन कंपनीज को भी टैक्स देना पड़ता है। भी सोच के बताना, क्या गवर्नमेंट कंपनीज को टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? नहीं देना पड़ता। एक्सेलेंट, सही बोल रहे हो आप, नहीं देना पड़ता। रीजन? नालायको, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। गवर्नमेंट अलग है, गवर्नमेंट कंपनी अलग है। गवर्नमेंट कंपनीज को टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट कंपनीज को टैक्स देना पड़ता है। बीएसएनएल पे टैक्स लगता है। सर अभी तो आपने बोला कि वो रेलवे डिपार्टमेंट, बट डिपार्टमेंट अलग है और कंपनी अलग है। कभी बीएस पढ़ा ही होगा अगर, है ना? बीएस में एक चैप्टर था ना, वो क्या नाम था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। उसमें डिपार्टमेंट पढ़ाते थे, और डिपार्टमेंट में लिखा था कि उसमें सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट सेम है, सेम है। लेकिन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनी क्या है दोस्तों? अलग है। तो डिपार्टमेंट फॉर्म्स पे क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर हम बात करना चाहें किसके ऊपर, गवर्नमेंट कंपनीज पे, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। यस, डोमेस्टिक कंपनी की आप बात कर रहे हैं, मैं अभी आ रहा हूँ। डोमेस्टिक कंपनी पे भी होता है कुछ, डोमेस्टिक कंपनी करके। इंडियन कंपनी हो गया, फॉरेन कंपनी हो गया, एंड जीसी मतलब कौन हो गया? गवर्नमेंट कंपनी। देन देर इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एससी। व्हाट आर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस? व्हाट आर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस? जो अलग से किसी एक्ट से बनाए गए हैं। कोई नाम बता सकते हैं ऐसा? यस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी। एलआईसी पे टैक्स लगता है। आप उनकी एनुअल रिपोर्ट उठाकर देखोगे तो वो टैक्स क्या करते हैं? गवर्नमेंट को पे। एसबीआई, ठीक है, इनको क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो भैया गवर्नमेंट, कोल इंडिया भले ही गवर्नमेंट कंपनी है, कोल इंडिया, गेल, ठीक है, ये सारी कंपनीज को क्या करना, एचएल, इन सबको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। दे हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। बट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता। इंडियन कंपनी पर टैक्स लगता है, फॉरेन कंपनी पर टैक्स लगता है, गवर्नमेंट कंपनी पर टैक्स लगता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पे क्या लगता है? टैक्स लगता है। डिपार्टमेंट फॉर्म्स पे टैक्स नहीं लगता। डिपार्टमेंट फॉर्म्स पे अगर कोई आपको बोल दे डिपार्टमेंट है, तो बोल देना कि बेटा फिर उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पर्सन नहीं है, टैक्स की बात नहीं आएगी। ठीक है। व्हाट इज पार्टनरशिप? व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप मीन्स पार्टनरशिप, है ना? व्हाट यू हैव स्टडीड, लाइक दो और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर, म्यूचुअल एजेंसी। अच्छा, आपने पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन देखी होगी ना पार्टनरशिप की, उसमें कहीं पर नहीं लिखा है कि जो इंडिया में लोग ग्रुप टुगेदर कर रहे हैं वही पार्टनरशिप है। कहीं के भी लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, जहां पर म्यूचुअल एजेंसी होती है, तो वो क्या होता है? पार्टनरशिप होती है। ठीक है, वहां की डेफिनेशन ही यहाँ पर क्या आ जाएगी, काम आ जाएगी। कोई अलग से कुछ बात जानने की जरूरत नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप फर्म हो, फॉरेन पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, आपको इंडिया में क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। नाउ एओपी बीओआई के बारे में कुछ बात करते हैं। एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल ऑफ एओपी? क्या क्या सोच पा रहे हो एओपी के रेस्पेक्ट में? क्लब, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, और कोई? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर हमने तो सुना है कि कंपनी इज ऑल्सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, है ना? हमने तो क्या सुना हुआ है कि कंपनी भी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो सर फिर ये क्या है? एओपी क्या है? सी,
कंपनी को अलग से इंक्लूड कर लिया गया है, कंपनी को अलग से इंक्लूड कर लिया गया है, तो कंपनी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लेकिन वो एओपी में नहीं आएगा, उसको अलग से क्या मानना है, पर्सन मानना है। यहां पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या क्या आता है पता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो आप कह रहे थे सेल्फ हेल्प ग्रुप सोसाइटी वगैरह हो गया, यहां पर आता है। ट्रस्ट यहां पर आता है। तो एओपी के अंदर क्या आता है, ट्रस्ट आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह आते हैं। आप लोगों के मन में आएगा सर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो अपने मेंबर्स के भले के लिए काम करती है, ट्रस्ट भी तो अपने मेंबर्स के भले के लिए काम करते हैं, तो भैया उनसे भी टैक्स लेते हैं। सी, पर्सन माना है, लेकिन इनकी इनकम क्या कर दी जाती है, एग्जाम। अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाती तो इनकी इनकम्स क्या हो जाती है दोस्तों, एग्जाम्प्ट हो जाती। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है, ट्रस्ट का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जैसे आपने सुना हीरो होंडा करके आपने सुना था पहले कंपनी थी, जॉइंट वेंचर। हाँ, तो जॉइंट वेंचर यहाँ पर आते हैं, जॉइंट वेंचर्स बेसिकली यहाँ पर आते हैं जी। एनजीओज भी यहाँ पर आ सकते हैं। एनजीओ वगैरह भी यहाँ पर आते हैं, तो दे आर बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और कोई एग्जांपल दे सकता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन का? देखो अगर मैं मना कर दूं ना कि उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, तो मैक्सिमम लोग क्या बनाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, क्लब वगैरह बनाकर काम करेंगे, और उनको क्या नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट एक्चुअली होता क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो या क्लब हो, ये अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करते तो है, इनकी इनकम कंडीशन फुलफिल होने पर क्या करा दी जाती है, एग्जम्प्ट करवा दी जाती है। क्या करा दी जाती है, एग्जम्प्ट। कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो एग्जम्प्ट। आप लोग की तरह एनजीओ को क्या टैक्स देना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एनजीओ ने कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं करी। जैसे आपको मैंने बताया ना एग्जम्पशन, एग्जम्पशन के सेक्शन 10 तो है, लेकिन सेक्शन 11 12 13 ये सेक्शंस भी किसके होते हैं, एग्जम्पशंस के होते हैं। तो ट्रस्ट को भी एग्जम्पशंस मिलती है, एनजीओ को भी क्या मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है। इनकी मैक्सिमम इनकम क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। कुछ एक इनकम इनको क्या देना होता है, टैक्स देना होता है जी। सेक्शन 8 कंपनी है, तो यस, तो वो कंपनी है, क्योंकि जो सेक्शन 8 कंपनी वो भी बनी कौन से एक्ट में होगी, कंपनीज एक्ट में ही बनी होगी ना, तो उसको हम क्या मानेंगे, कंपनी मानेंगे, बिल्कुल जी। जी, तो हाँ एग्जम्प्ट होती है बिल्कुल, है ना। जो अगर ये ने कहा सेक्शन 8 कंपनीज है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज को क्या मिल जाती है, एग्जम्पशन। इसलिए सेक्शन 4 की सारी बातें क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, तभी क्या लगता है, टैक्स लगता है। जब भी मैंने कहा ना पर्सन होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, इनकम उसके स्कोप में, और इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। अब एग्जम्पशन की बहुत लंबी लिस्ट है। तो सर क्या हमको इंटर के लेवल पे ये सब पढ़ाया जाता है क्या, बेटा इंटर के लेवल पर आपसे एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपीज, कंपनी, आप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, एनजीओ, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका यहाँ पर नहीं सिखाया जाता। इस लेवल पर क्या सिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल। इसके बारे में ज्यादा कहाँ पढ़ने को मिलेगा आपको, फाइनल में। यही बात समझ में ये चीज। हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, सी, एक एग्जांपल देके बता सकते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, एनी एग्जांपल फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कोई एग्जांपल? अच्छा, आईसीएआई, क्या आईसीएआई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमको लूट लूट के, तुमको अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिलवा दिलवा के, मतलब वो जो प्रेसिडेंट है पैसा अपने घर लेके जाता है? नहीं, वो अपने घर लेके नहीं जाते, ठीक है। वो अपने ही बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, है ना, अपने ही बेनिफिट के लिए, मतलब अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, मेंबर्स के बेनिफिट के लिए वो पैसे का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट, मैं, देखो आप लोगों ने एक क्वेश्चन रेज किया है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो इनकम टैक्स में बहुत सारी बातें तो एक स्टार्टिंग में नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि काफी वास्ट है। बाद में चीजें कवर होगी, हो सकता है कुछ चीजें फाइनल लेवल पर कवर हो। मैं एक एग्जांपल देके बोलता हूँ। आईसीआई मुझसे पैसे कमा रहा है, मेंबरशिप फीस मुझसे लेते हैं। आप लोगों से पैसे कमा रहा है, आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, आपसे एग्जाम फॉर्म्स की फीस लेते हैं, ठीक है।
मैं आपको बोल दूं क्लियरली, सेक्शन 11, 12, 13 में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि भैया इनको इस इनकम के ऊपर क्या नहीं करना है, टैक्स नहीं करना है, क्योंकि ये इनकम ये स्टूडेंट्स के मेंबर्स के बेनिफिट के लिए अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे इस इनकम से? वो लोग नया नया ऑफिस खोलेंगे, नई नई जगह वो करेंगे, सैलरी लोगों को क्या करेंगे, बांटेंगे, तो उनको उस पर टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर मान लो कि आईसीआई कुछ ऐसा काम करता है जो मेंबर स्पेसिफिक है, क्या कहा मैंने? मेंबर स्पेसिफिक है। जैसे मान लो कि उनने यूएस में ऑफिस खोला और अब वो मुझसे बोलते हैं कि हम आपको सागर भाई कंसल्टेंसी देंगे, यूएस के क्लाइंट्स आप तक भेजेंगे और आप हमें एक्स्ट्रा क्या करना, पे करना। मतलब ये क्या हो गया सारे मेंबर्स के लिए कि बेसिकली मेंबर स्पेसिफिक हो गया, और इससे जो पैसे कमाए ना शायद उनको उस पर क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि आईसीआई को सारी इनकम पर टैक्स नहीं देना है, लेकिन हो सकता है कुछ इनकम पर क्या करना पड़े, टैक्स। आपने इनका नाम सुना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का? चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करता है, अपने से जो भी लोग रजिस्टर्ड है, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस वाले उनके साथ है, कनेक्टेड है, उनके भले का क्या करता है, काम करता है। गवर्नमेंट को कभी रिप्रेजेंट करना हो या उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो जो गवर्नमेंट के सामने रखना हो, तो भैया ये लोग अपने मेंबर से कुछ चार्ज करते हैं, कुछ कमा रहे हैं, लेकिन ये किसके लिए कमा रहे हैं, अपने मेंबर्स के लिए कमा रहे हैं, इसके ऊपर उनको टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर कल से वो लोग क्या करे, मेंबर स्पेसिफिक क्या देने लग जाए, सर्विसेज देने लग जाए कि भैया आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो ना, आपको एक्सपोर्ट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, तेरे को ही करेंगे, क्योंकि तूने हमको एक्स्ट्रा क्या दिए हैं, पैसे दिए। हो सकता है इस इनकम पे क्या लग जाए, टैक्स। समझे? तो इनका ये क्वेश्चन था कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स देना पड़ता है क्या? आगे जाकर हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 28। सेक्शन 28 में लिखा हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की या ट्रेड एसोसिएशंस की कुछ कुछ इनकम, स्पेसिफाइड इनकम टैक्सेबल होती है। भले ही वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, फिर भी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। ठीक है, और बताइए भैया। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कोई 5 इंडिविजुअल्स है, 5 इंडिविजुअल्स है, उनके मन में आता है कि यार एक काम करते हैं, एक रॉक बैंड बना लेते हैं ना, एक दो गिटारिस्ट बन जाते हैं, एक दो सिंगर बन जाता है, उसमें एक ड्रमिस्ट वगैरह बन जाता है। ये पांचों लोग मिलकर क्या करते हैं, रॉक बैंड वगैरह रन करते हैं, उससे अर्निंग करते हैं, उससे अर्निंग करते हैं। क्या ये इंडिविजुअल स्टेटस में है? क्या उन्हें इंडिविजुअल कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि पांचों मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस। क्या उन्हें एचयूएफ कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो सेम फैमिली के नहीं है। क्या उन्हें पार्टनरशिप कह सकते हैं? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, और पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। रिटर्न हो, ओरल हो, डज नॉट मैटर, लेकिन क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। क्या उन्हें कंपनी कह सकते हैं? क्या उन्हें एओपी कह सकते हैं? हाँ, दे आर एसोसिएशन ऑफ पर्संस। वो क्या होंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जब 4-5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और ना ही वो कंपनी है, ना ही वो पार्टनरशिप फर्म है, ना ही वो एचयूएफ है, तो बेटा वो क्या कहलाते हैं, एसोसिएट। अगर ऐसा एसोसिएशन जिसके अंदर सारे के सारे नेचुरल पर्सन हैं, ऐसा एसोसिएशन जिसके अंदर सारे के सारे नेचुरल पर्सन हैं, वो कहलाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या कहलाता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज नथिंग बट द एओपी। इन दैट एओपी एवरी पर्सन इज एन नेचुरल पर्सन। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, उस पर आप एग्री करना। एवरी बीओआई, एवरी बीओआई इज एओपी, बट एवरी एओपी नीड नॉट बी बीओआई। पक्का? तो ये लिख लें हम कहीं ना कहीं, every BOI is AOP. Every BOI is AOP. But every AOP, but every AOP need not be BOI. But every AOP need not be BOI. हम इतना छील के पढ़ तो रहे हैं इसको, इन एग्जाम में ऐसा तो कभी पूछेंगे नहीं आपसे कि भैया ये डेफिनेशन क्या कर दीजिए एक्सप्लेन, बट फॉर दी स्टार्ट हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, एक एक चीज को समझना तो पड़ेगा ही। आई आई बात समझ में, है ना? कल हम क्या करेंगे पता है, इंडियन कंपनी किसे कहते हैं, फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं, उन सबकी क्या दे रखी है इनने, डेफिनेशन दे रखी है। फिर वो एक इंडिविजुअल डेफिनेशंस को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूल में वो चीजें तो उन्हें डिस्कस तो की है। अच्छा, जॉइंट वेंचर में जैसे हीरो होंडा को मैंने एग्जांपल दिया था, मारुति सुजुकी का आपको क्या दिया था, एग्जांपल दिया था। जॉइंट वेंचर है, दोनों कंपनी है, दोनों कंपनी मतलब वो एसोसिएशन तो है, लेकिन उनको क्या नहीं कहेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं कहेंगे।
क्या ही फर्क पड़ता है। एओपी बीओआई को साथ में लिखा है, मतलब जो प्रोविजंस एओपी पे अप्लाई होंगे वही प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई होंगे, बीओआई के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है। लोकल अथॉरिटी पंचायत कैंट बोर्ड की बात हो गई। एजेपी नॉट कवर्ड अबाउ, आर्टिफिशियल जुडिडिक्शनल पर्सन नॉट कवर्ड अबाउ। हाँ, ये रॉक बैंड जो था ना बेटा, एक एग्जाम्पल किसका था, ये जो रॉक बैंड था ये किसका एग्जाम्पल था, बीओआई का। और एक और कोई एग्जाम्पल दे सकता है बीओआई का? जैसे आपने भी कभी स्कूल में कोई फेयर वगैरह लगाए तो कोई स्टॉल वगैरह लगाया है क्या? है ना, पानी पूरी का स्टॉल लगा दिया कि भैया एक जना क्या करेगा, आलू बनाएगा, एक उसमें मिर्ची डालेगा, एक उसमें पानी भरेगा, और जो भी प्रॉफिट होगा सब मिलकर क्या करेंगे, घर ले जाएंगे। तो दैट इज बीओवाई, क्योंकि एक एसोसिएशन बनाया और जिसके सारे के सारे लोग क्या है, इंडिविजुअल है। जी। हाँ, आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हम उसकी बात कर रहे हैं सर। अच्छा, आपने एजेपी का एग्जांपल दिया, ये आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन नॉट कवर्ड अबव, ये कहते हैं बीसीसीआई। या बीसीसीआई को टैक्स देना पड़ता है? देना पड़ता है। अच्छा, बीसीसीआई को इंडिविजुअल बोल सकते हैं क्या? उनको क्या एचयूएफ बोल सकते हैं क्या? पार्टनरशिप फर्म भी नहीं कह सकते, कंपनी भी नहीं कह सकते, एओपी बीओआई भी नहीं कह सकते, लोकल अथॉरिटी भी नहीं कह सकते, तो क्या होगा, एजेपी। तो भैया एजेपी में कौन कौन आता है, तो भाई ने अच्छा एग्जांपल दिया, लिख लो भाई, बीसीसीआई, आईसीएआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म? आईसीआई का फुल फॉर्म? आईसीएसआई भी यहां पर आती है, आईसीएसआई। और मेडिकल एसोसिएशन। बार काउंसिल की बात कर लेते हैं, मेडिकल एसोसिएशन और क्या हो गया आपका, बार काउंसिल हो गया। अच्छा, एक बात और याद रखना, देखो क्या होता है कि जैसे बार काउंसिल है, एओपी में भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, एओपी में। अगर वो ऊपर कवर्ड नहीं हुए तो फिर कहां पर आएंगे, आरटीफ एजेपी के अंदर आएंगे। सब्जेक्टिव है, सीए इंटर लेवल पर इतना सब्जेक्टिव लेवल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट आपके ज्ञान के लिए मैंने आपको बोल दिया कि अगर ये ऊपर कवर्ड हो गए, ऊपर कवर्ड हो गए तो भैया अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो कहाँ पे आ जाएंगे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव में। यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आती है बेटा, यूनिवर्सिटीज। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि यूनिवर्सिटी कौन से फॉर्म ऑफ पर्सन के अंदर टैक्सेबल होती है। तो जैसे डीएवीवी हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं अमेठी यूनिवर्सिटी या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज, तो ये जो यूनिवर्सिटीज है ये कहाँ पर आ जाएगी, आर्टिफिशियल जुडिडिक्शनल पर्सन के अंदर आएगी। यूनिवर्सिटीज को भी क्या देना पड़ता है, टैक्स। आप बोलोगे सर ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनसे क्या टैक्स लेंगे क्या? इनकी मैक्सिमम इनकम क्या कर देते हैं, एग्जम्प्ट करते हैं, लेकिन कुछ इनकम जो है इनकी क्या ली जाती है, जिस पे टैक्स लिया जाता है वो तो लिया जाएगा, अगर ये कुछ कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे। एक बार बीओआई और एओपी में, एओआई अरे एओपी के अंदर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों हो सकते हैं। बीओआई के अंदर सारा की सारा एसोसिएशन जो होगा वो किसका होगा, नेचुरल पर्सन्स का। एजेपी में एक चीज और आती है, मूर्तियां, टेम्पल्स। मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान से भी क्या लेंगे, टैक्स। टेम्पल्स आर्टिफिशियल जुडिडिक्शनल पर्सन्स के अंदर आते हैं। हाँ, मैं आई आई रहा हूँ उसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर टेम्पल का क्या बन चुका है, ट्रस्ट बन चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो कहाँ कवर्ड हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में। और अगर टेम्पल का क्या नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, जैसे मतलब ट्रस्ट नहीं है मतलब कैसा, जैसे कि आपने यहाँ नाहटा की इस पार्किंग में एक पेड़ है, पेड़ के पास लाके एक मूर्ति रख दी, और रोज आप अगरबत्ती लगाते हो, और आपको वहां पर पूजा करते हुए देखते हैं स्टूडेंट, जब भी आते हैं वहां पे पैसे फेंक कर, मतलब पैसे रख कर जाते हैं। ठीक है। सो अब आप क्या करते हो फिर, उस मंदिर, वहां पे थोड़ा मंदिर वंदिर और बना देते हो, पैसे आ गए आपके पास, रोज क्या करोगे, आरती करोगे, रोज प्रसाद वगैरह क्या करोगे, चढ़ाओगे, तो वहां चढ़ावा भी क्या जाता है, बढ़ता जा रहा है। आप उस मंदिर के क्या बन गए, पुजारी बन गए, है ना? नहीं, अच्छा बिजनेस है। आप उस मंदिर के क्या बन गए, पुजारी बन गए, आपकी कमाई हो रही है।
आप बोलोगे हम तो टैक्स नहीं देंगे, हम तो टैक्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ना तो हम इंडिविजुअल है, ना तो हम एचयूएफ है, ना तो हम पार्टनरशिप फर्म है, ना हम एसोसिएशन है, ना हम कंपनी है। और क्या भगवान से क्या टैक्स लोगे क्या आप? तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हाँ भगवान भी एक पर्सन है, लेकिन कैसे पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है, जो ऊपर कवर्ड नहीं है वो यहाँ पे कवर्ड है। भगवान तो टैक्स नहीं देंगे, लेकिन भगवान के सारे काम कौन कर रहा है? तू कर रहा है ना, तो उनका टैक्स भी तू ही दे। तो पुजारी से क्या ले लिया जाएगा? टैक्स ले लिया जाएगा। ऐसा होता है, नहीं छोड़ते किसी को भी। और अभी आप हिंदुस्तान में देखेंगे तो जो शिरडी वाले साईं बाबा है या फिर इस्कॉन है, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स है। तिरुपति बालाजी है, हाईएस्ट टैक्स पेयर, बहुत चढ़ावा आता है। आप लोगों के तो डोनेशन आता है, डोनेशन आता है, यस। बहुत सारी चीजें एग्जम्प्ट है, स्टिल कुछ चीजें बच जाती है तो उस पर क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। हाँ, हाँ, एओपी में एक ऐसा एसोसिएशन, जैसे कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म ने एक एसोसिएशन बनाकर वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। आपने एक बीच में सरकार का एक वेंचर सुना होगा, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जैसे वो क्या कर रहे हैं? मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब मिलकर काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है, एक भी आर्टिफिशियल पर्सन निकल जाए तो वो क्या हो जाएगा? एओपी। बाकी अगर सारे के सारे क्या निकलेंगे? नाउ देखो, एक एक कॉन्सेप्ट और होता है जो हम समझते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। एक इंडियन कंपनी होता है और एक वर्ड डोमेस्टिक कंपनी होता है। एक वर्ड होता है इंडियन कंपनी और एक वर्ड होता है डोमेस्टिक कंपनी। इंडियन कंपनी मतलब इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी मतलब इंडियन कंपनी ऐसी कोई भी कंपनी जो कहाँ पे रजिस्टर्ड हो? इंडिया में रजिस्टर्ड हो, वो क्या कहलाती है? इंडियन कंपनी कहलाती है। अच्छा, फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है? जो बाहर रजिस्टर्ड है। अब क्या होता है, देखो, आपने कभी सुना हो या नहीं सुना हो, मैं सुना देता हूँ क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो गई है, और उस कॉन्सेप्ट की वजह से ही इसका जन्म हुआ था, डोमेस्टिक कंपनी का। कंपनीज के ऊपर एक टैक्स लगता था डिविडेंड बांटने पे। उस टैक्स का नाम होता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या नाम होता था? उसका एक प्रोविजन था, उसमें ऐसा लिखा था कि जब भी कभी कोई कंपनी डिविडेंड बांटेगी, जब भी इंडियन कंपनी डिविडेंड बांटेगी, इंडियन कंपनी डिविडेंड बांटेगी अपने शेयर होल्डर को, तो जैसे मान लो 1 करोड़ का डिविडेंड बांटना है, तो 1 करोड़ के ऊपर टैक्स लग जाएगा, पूरा नहीं बांट पाएंगे। 1 करोड़ का से फॉर एग्जाम्पल 20% क्या लग गया? टैक्स लग गया। 80 लाख बांट देंगे और 20 लाख किसको दे दिया जाएगा? गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। इंडियन कंपनी के ऊपर लगता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब देखो, हमारे देश के लोग होनहार तो है ही सही। अब वो क्या करते हैं? पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं? उनको पता है कि इंडियन कंपनी पे क्या लग जाता है? टैक्स लग जाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। तो मान लो कि आपने, आपके 4-5 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, और वो कंपनी इंडिया में नहीं बनाई, से आपने वो कंपनी बनाई मॉरिशस में। और अब कौन सी कंपनी हो गई? फॉरेन कंपनी हो गई। आपने वो कंपनी कहाँ बनाई? सर मॉरिशस क्यों चूज किया? वाई मॉरिशियस? टैक्स हेवन है। ऐसी कुछ कंट्रीज है जहां पर क्या नहीं लगता दोस्तों? टैक्स नहीं लगता। तो उसमें से एक तो क्या है आपकी? मॉरिशस। और एक है कीमन आइलैंड। कीमन आइलैंड कभी सुना होगा आपने? कीमन, जर्मनी के पास एक कंट्री लिसिस्टेन है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे लिसिस्टेन करके जगह है, कीमन आइलैंड करके एक जगह है, मॉरिशस करके जगह है, ये टैक्स हेवन है। दुबई, ठीक है, सिंगापुर, हांगकांग। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी इनकम ऐसी है जहां पर क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता, टैक्स। तो मान लो आपने कंपनी कहाँ बनाई? मॉरिशस में बनाई। और सारे लोग तो यहीं के, यहीं अपने पास के लोकल के, भिंड, झाबुआ, मुरैना, ये भिंड, झाबुआ, मुरैना के लोग थे, लेकिन कंपनी कहाँ बना ली इनने? मॉरिशियस के अंदर बना दी। अब डिविडेंड बांट रहे थे साहब, डिविडेंड बांट रहे, तो इनकम टैक्स वालों ने बोला कि लाओ हमें टैक्स दो, आप तो इंडिया के हो। बोले नहीं, हम क्यों दें? आपके प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है कि इंडियन कंपनी जब डिस्ट्रीब्यूट करेगी तभी क्या लगेगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हम तो इंडियन कंपनी है ही नहीं, हम तो क्या है? फॉरेन कंपनी है। तो जब भी हम ऐसा करते हैं ना, तो इनको बुरा लग जाता है। किसको? इनको, मतलब किसको? इनकम टैक्स। उनने बोला हम एक नया वर्ड लेकर आएंगे, हम एक नया वर्ड लेकर आएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे? डोमेस्टिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक कंपनी? डोमेस्टिक कंपनी इक्वल टू इंडियन कंपनी। जो इंडियन कंपनी है वो तो डोमेस्टिक कंपनी
प्लस ऐसी फॉरेन कंपनी जिसके सारे घोड़े इंडिया के हैं, जिसका सारा कामकाज कहाँ होता है, इंडिया में, और सब डिविडेंड भी कहाँ बांटते हैं, इंडिया में, बस रजिस्टर्ड कहाँ किया है, फॉरेन में किया है, तो उस कंपनी को भी हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक कंपनी कहते हैं। तो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज इंडियन कंपनी, तो बोलना ऐसी कंपनी जो इंडिया के किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, बेसिकली वो क्या कहलाती है, इंडियन कंपनी कहलाती है। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज डोमेस्टिक कंपनी, तो बोलना इंडियन कंपनी दी डोमेस्टिक कंपनी, एंड ऐसी फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी, उसका सारा कामकाज कहाँ होगा, इंडिया में ही होगा, उसके डायरेक्टर शेयर होल्डर्स भी कहाँ के होंगे, इंडिया के ही होंगे। बस मेन प्राइमरी मोटिव क्या था कि भैया हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या कर पाए, बचा पाए। वैसे ना ये मैंने आपको बताया तो सही, लेकिन सरकार ने अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स करके चीज ही हटा दी है ना। तो डोमेस्टिक कंपनी का अब इतना कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस मिल जाएगा कि डोमेस्टिक कंपनी करके, बट डोमेस्टिक कंपनी का अब इतना रेलेवेंस रहा नहीं, क्योंकि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स थे गवर्नमेंट ने हटा दिया। पहले ये होता था कि जब कंपनी डिविडेंड देती थी ना, तो कंपनी पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था। 1 करोड़ का डिविडेंड बांट रहे हैं तो 20% टैक्स लग गया, 20% गवर्नमेंट को दे दिया, शेयर होल्डर को 80 लाख बांट दिया। शेयर होल्डर को डिविडेंड पे टैक्स वापस देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, डिविडेंड क्या हुआ करता था, एग्जम्प्ट हुआ करता था। इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता था तो वो एग्जम्प्ट था, क्योंकि कंपनी ने उसके ऊपर ऑलरेडी क्या दे दिया है, टैक्स। लेकिन अब अमेंडमेंट थोड़े टाइम पहले आ गया था कि भैया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि डिविडेंड जब कंपनी बांटेगी तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन शेयर होल्डर को तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर्स डिविडेंड के ऊपर क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे अदर सोर्सेस करके, वहां हम डिविडेंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक आपको ओवरव्यू दिया मैंने किसका दोस्तों, 2 क्लॉज 31 का। कल मैं आपको इंडियन कंपनी की डेफिनेशन, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन, व्हाट अदर डेफिनेशंस आर देयर, मैं आपको कल लिखवा दूंगा। ठीक है, so that's all for today's news headline. Thank you, have a good day.